नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर लखनऊ में दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव कार्यक्रम हुआ, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। इस मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भगवत गीता आपको जीवन का उद्देश्य देती है, लड़ना है तो सिर्फ धर्म के लिए लड़ना है। वहीं सीएम योगी ने कहा कि भगवत गीता धर्म की वास्तविक प्रेरणा है, धर्म की उपासना विधि एकमात्र हिस्सा है, धर्म हमारे यहां जीवन जीने की कला है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। लखनऊ में दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव कार्यक्रम में सीएम योगी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शामिल हुए। सीएम योगी ने दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव का शुभारंभ किया। आरएसएस को लेकर सीएम योगी ने कहा कि आरएसएस निष्काम कर्म की प्रेरणा स्रोत है। देश दुनिया के लोग आरएसएस और उसकी फंडिंग के बारे में पूछते हैं। आरएसएस किसी देश की फंडिंग से नहीं, समाज के सहयोग से चलता है। आज के समय के लिए मैं वे दो उदाहरण आप सबके सामने जरूर रखना चाहूंगा जो उन्होंने कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। यानी अपने धर्म पर चल करके, अपने कर्तव्य पर चल करके मृत्यु को वर्ण करना यह श्रेयस्कर है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए अपने कर्तव्य से च्युत होना यह तो महान पतन का कारण बन जाएगा। और ये कभी भी धोखे में मत करना, कभी मत करना। और इसके लिए उन्होंने क्या कहा, इसके लिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। गीता प्रेरणा उत्सव कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भगवत गीता आपको जीवन का उद्देश्य देती है, लड़ना है तो सिर्फ धर्म के लिए लड़ना है, सभी को साथ रखकर सभी की उन्नति का धर्म पालन करना चाहिए। लड़ना है दुश्मनी करके नहीं, खुन्नस से नहीं, द्वेष से नहीं, तो धर्म के लिए लड़ना है, मेरे लिए नहीं लड़ना है, मेरे लाभ हानि का विचार नहीं है, धर्म रक्षा का विचार है। और जैसे बताया गया, वो धर्म है समाज की धारणा करने वाला धर्म, सबको साथ रखकर सबको उन्नत करते हुए सबको जिलाने वाला वो धर्म। सीएम योगी ने कहा कि भगवत गीता धर्म की वास्तविक प्रेरणा है, धर्म की उपासना विधि एकमात्र हिस्सा है, धर्म हमारे यहाँ जीवन जीने की कला है। मुख्य रूप से धर्म हमारे यहां जीवन जीने की एक कला है और इसे ही हमने वे ऑफ लाइफ के रूप में कहा है। और वे ऑफ लाइफ यही है श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवान की दिव्य वाणी है। दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव में सीएम योगी ने कहा कि भारत ने विश्व को संदेश दिया, श्रेष्ठता का डंका कभी नहीं पीटा, भारत की धरती को धर्म क्षेत्र माना, युद्ध भूमि को भी धर्म क्षेत्र माना, धर्म जीवन जीने की सीख है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। लखनऊ में पार्टी ऑफिस में अखिलेश यादव ने नेताओं और पार्टी पदाधिकारियों को अल्टीमेटम दिया। अखिलेश ने कहा कि जो लोग एसआईआर को लेकर सीरियस नहीं है, उनका टिकट कटेगा। एसपी ने यूपी में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को 3 महीने आगे बढ़ाने की मांग भी की, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। बिहार चुनाव के नतीजे के बाद अखिलेश यादव अब यूपी में विधानसभा चुनावों को लेकर एक्टिव दिख रहे हैं। एसपी ऑफिस में बैठक के दौरान अखिलेश ने एसआईआर को लेकर साफ कहा कि जो नेता एसआईआर की प्रक्रिया में सीरियस होकर शामिल नहीं होगा, उसका टिकट कटा हुआ ही माना जाएगा। ये टिकट मांगने आई हैं, विधानसभा बिल्कुल लखनऊ के पास ही है, वहां एसआईआर कराई जाएगी ना, टिकट नहीं मिलेगी। टिकट नहीं मिलेगी या लखनऊ में रहोगी तो टिकट नहीं मिल सकती। वहीं एसआईआर को लेकर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने पलटवार कर कहा
कि विपक्ष का लगाव घुसपैठियों के साथ है। एसआईआर से अगर उनका नाम हटाया जा रहा है तो दिक्कत क्या है? अगर एसआईआर में एक पारदर्शी सूची बनाकर उनका नाम हटाया जा रहा है तो दर्द तो उनको होना चाहिए जो बांग्लादेशी घुसपैठी भाग के वापस बांग्लादेश जा रहे हैं या म्यांमार भाग रहे हैं, लेकिन दर्द विपक्ष को हो रहा है, ये ताजुब है। एसपी ने यूपी में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को 3 महीने आगे बढ़ाने की मांग भी की है। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक शिकायती पत्र लिखा गया है। लखनऊ की पूर्वी विधानसभा के 1100 मतदाता लापता होने समेत वोटर लिस्ट से जुड़े कई मुद्दे उठाए गए हैं। इस प्रयास को सफल नहीं होने देगी और चुनाव आयोग को जो एसआईआर की समय सीमा है उसको निश्चित रूप से बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के अधिकारों को वंचित करके कोई किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इसलिए समाजवादी पार्टी ने इस मांग को दोहराया है कि समय जो एसआईआर का है उसको आगे बढ़ाया। एसपी बिल्कुल नहीं चाहती कि एसआईआर में ऐसे वोट कटें जो उनकी पार्टी के पक्ष में मतदान करने वाले हों। अखिलेश यादव का इस तरह का सख्त रुख साफ तौर से इस तरह की कोशिश है कि पार्टी में नए जोश को बढ़ाया जाए। एक्टिव न रहने वाले नेताओं को अखिलेश यादव ने अल्टीमेटम दिया है। समाजवादी पार्टी में एसआईआर का मुद्दा इतना ज्यादा अहम और खास हो गया है कि अगर कोई पदाधिकारी इस एसआईआर की प्रक्रिया में भाग लेता हुआ नहीं दिखाई देगा तो मानो उसका पॉलिटिकल कैरियर खत्म है। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18। खबर गोंडा से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के एक वायरल वीडियो ने सियासी गलियारे में हलचल बढ़ा दी है। पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि वो 2027 तक शांत हैं, लेकिन 2029 का चुनाव वो जरूर लड़ेंगे। पार्टी अगर उन्हें टिकट देती है तो बीजेपी से लड़ेंगे, वरना देवी पाटन मंडल की जनता उन्हें सांसद के रूप में देखना चाहती है। मैं परिस्थिति जन रिटायर कर दिया गया। मेरे क्षेत्र की जनता मुझे नहीं रिटायर करना चाहती थी। हालांकि मेरे बेटे को टिकट दिया पार्टी ने, लेकिन मेरे क्षेत्र की जनता मुझे सांसद के रूप में देखना चाहती थी और इसलिए मैंने तय किया है। वैसे तो करने धरने वाला सब ईश्वर है, लेकिन मैंने तय किया है 2029 का चुनाव में लड़ूंगा। गलत होने पे आप बेबाकी से बोलते हैं। बागपत के बड़ौत में स्टेट लेवल कुश्ती चैंपियनशिप के दौरान एक अनोखा नजारा देखने को मिला। समर्थकों ने बृजभूषण शरण सिंह के पहुंचने पर बुलडोजर पर खड़े होकर पुष्प वर्षा की। बृजभूषण शरण सिंह ने बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसी तरह के आरोपों की वजह से लगातार डूब रही है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी इलेक्ट्रॉनिक बम की बात करती है, कभी परमाणु बम की, लेकिन जनता सब समझ रही है। बृजभूषण शरण ने कहा कि जब तक राहुल गांधी कांग्रेस में है, कांग्रेस पार्टी का यही हाल रहेगा। कांग्रेस इसीलिए गर्त में जा रही है और जो ये कभी कहते थे कि हम परमाणु बम फोड़ेंगे, कभी कहते थे इलेक्ट्रॉनिक बम फोड़ेंगे। भाई किसी का नाम अगर 3 जगह है, 2 जगह है, कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, अब व्यवस्था हो रही है और ये बात जनता समझ रही है, नहीं समझ रहे हैं। और जब तक राहुल गांधी रहेंगे कांग्रेस का यही हाल रहेगा। कांग्रेस इसीलिए गर्त में जा रही है और जो ये कभी कहते थे कि हम परमाणु बम फोड़ेंगे, कभी कहते थे इलेक्ट्रॉनिक बम फोड़ेंगे। भाई किसी का नाम अगर 3 जगह है, 2 जगह है, कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, अब व्यवस्था हो रही है और ये बात जनता समझ रही है, नहीं समझ रहे हैं। और जब तक राहुल गांधी रहेंगे कांग्रेस का यही हाल रहेगा। चंदौली में दवा कारोबारी रोहितास पाल हत्याकांड पर राजनीति तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि चंदौली में कानून व्यवस्था ध्वस्त है।
अपराधियों को संरक्षण मिला हुआ है। पुलिस दबाव में है, मामले का गलत खुलासा कर रही है। साथ ही उन्होंने रोहिताश पाल हत्याकांड की एसआईटी जांच की मांग करते हुए मुद्दा सदन में उठाने की बात कही। दवा कारोबारी रोहिताश पाल और रोमी की 18 नवंबर को बदमाशों ने उनकी दुकान के सामने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो ये बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं। हत्याकांड की एसआईटी जांच की मांग यहां पर की गई है। रोहिताश पाल हत्याकांड पर और राजनीति तेज हो गई है। इस रोहिताश पाल की जो हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है, इसके लिए एसआईटी गठन करने की मांग कर रहा हूं। इसमें पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। जैसे विगत दिनों की जो केसें हुई उनमें कुछ नहीं कर पाई, तो मैं ये एसआईटी गठन की मांग करता हूं। बिल्कुल उठेगा मुद्दा। हमारे पास प्रतिपक्ष के नेता भी हैं, आदरणीय लाल बिहारी यादव जी। सदन में प्रमुखता से उठेगा यह मामला। अयोध्या वो नगरी जहां समय ठहरकर आस्था की धुन सुनता है, जहां हर सुबह मंदिर की सीढ़ियों पर रोशनी ऐसे बिखरती है जैसे स्वयं प्रभु श्री राम श्रद्धालुओं को आशीष दे रहे हों। और आज वही अयोध्या अपनी गोद में इतिहास का एक और स्वर्णिम अध्याय लिखने जा रही है। ध्वजारोहण का अद्भुत उत्सव रामलला के मंदिर में राम भक्तों के दिलों में और पूरे भारत की आत्मा में गूंज उठने वाला। अब मंदिर पर लहराएगा मेरा भगवा प्यारा, राम राज फिर आएगा हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जहां हर सांस में प्रभु श्री राम का नाम घुला हो। यहाँ की हवा में भक्ति है, यहाँ की मिट्टी में इतिहास है, और यहाँ आने वाला हर भक्त एक अजीब सी शांति महसूस करता है। रामलला के दरबार की ओर बढ़ते कदम सिर्फ रास्ता नहीं तय करते, वो इंसान के भीतर सोई हुई श्रद्धा को जगा देते हैं। अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं है, वो भाव है जो दिल को नम कर देता है और आत्मा को स्पर्श कर जाता है। अयोध्या नगरी ध्वजारोहण के लिए तैयार हो चुकी है। 25 नवंबर के दिव्य और भव्य आयोजन की ऐसी अलौकिक तैयारियां चल रही हैं, जिन्हें देखकर श्रद्धा और भक्ति का सागर उमड़ता है। महिलाओं का समूह, सिर पर सरयू जल से भरे कलश, कदमों में विनम्रता और नजरों में भावनाओं का उफान। वे अपनी कथा के लिए निकल रही हैं, पर रास्ते भर के गीतों में अयोध्या की बदली हुई तस्वीर गूंजती है। आप व्यास हैं, आप ही के द्वारा बांची जाएगी कथा, तो जरा हमें बताएं कि कितना आपको बदला हुआ स्वरूप अयोध्या का दिखाई देता है। पहले की अयोध्या में आज के अयोध्या में जैसा लगता है भगवान का राम। जरा हमें किसी चौपाई में बता दें। जैसे जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, हाँ। और तीर्थ सकल तहाँ चले वावहीं। हाँ। ऐसे भावुक होकर के हमारे अयोध्यावासी, हमारे नगर के वासी, हाँ। और यहाँ के हमारे अच्छे जरा हमें कुछ गुनगुना कर दिखा। प्रधानमंत्री के रूप में हाँ। आए। उनकी आंखें नम हैं, पर मुस्कान चमकती है। वे कहती हैं, हमने ऐसी अयोध्या कभी नहीं देखी। सोचा नहीं था कभी कि ऐसा होगा यहाँ पे। ऐसा होगा। अयोध्या देख के कैसा लगता है? बहुत अच्छा, बहुत। कभी सोचा नहीं था। कभी सोचा नहीं। अयोध्या से हैं आप लोग? हाँ, यहीं के प्रॉपर, यहीं के अयोध्या के। अब पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में अंतर है, बहुत अंतर है। यहाँ राम रक्षा स्तोत्र की पंक्तियां हवा में तैरती हैं और श्रद्धालुओं के मन में शांति की नदी उतर आती है। ये सिर्फ अनुष्ठान नहीं, उस युग की वापसी सा लगता है जहां धर्म, धैर्य और करुणा का शासन था। आयोजन में किसी भी तरह की बाधा ना हो, इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया गया है। 25 नवंबर को पीएम मोदी भी आने वाले हैं, इसलिए चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है।
जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर होंगे, जो कार्यक्रम है वो आप सबको पता है, लेकिन उससे पहले सुरक्षा के चौक-चौबंद इंतजाम। इसीलिए आप देखिए कि गेट नंबर 11 के आगे, क्योंकि यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंदर दाखिल होना है, उसमें देखिए कैसे यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम चेक किए जा रहे हैं। जितने भी पॉट होल्स हैं उन तक को ओपन करवा के देखा जा रहा है। यूपी पुलिस यहाँ पर मौजूद है। देखिए जैसे ये आप देखिए, ये गेट के ठीक सामने ये इस तरीके का एक कुआं बना हुआ है, उसको भी पूरा खोल के देखा जा रहा है और ये पूरी चेकिंग की जा रही है। पीएसी और आरएएफ की तैनाती है। 7,000 से ज्यादा मेहमान अयोध्या पहुंचने वाले हैं। 80 प्रमुख दानदाता हैं जिन्हें वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाएगा। हम इस वक्त मौजूद हैं वीआईपी एंट्री गेट पे, यानी कि जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य गेट पर। ये ठीक बिड़ला धर्मशाला के सामने वाला गेट है जहां से सभी वीआईपी एंट्री होगी। इस पूरे कार्यक्रम के लिए, जो कि 25 नवंबर को आयोजित होने जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर धर्म ध्वजारोहण करेंगे, लेकिन इसके लिए 7,000 मेहमानों को निमंत्रण दिया गया है। अब ये जो एरिया दिखाया जा रहा है, जहां से अभी तो भक्तों के लिए एंट्री शुरू है, लेकिन इस पूरे एरिया को सील कर दिया जाएगा, यानी आज शाम से ही यहाँ पे एंट्री रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी और फिर उसके बाद कल और परसों यहाँ पे सिर्फ वीआईपी मूवमेंट रहेगा। मंदिर परिसर के 200 मीटर के दायरे में स्थित गेस्ट हाउस, होम स्टे और आश्रमों में आम श्रद्धालुओं के लिए सारी बुकिंग रद्द कर दी गई है। काशी और अयोध्या के 108 वैदिक विद्वान इन धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन कर रहे हैं। ये उत्सव संतों के लिए क्या महत्व रखता है, इसे ऐसे ही समझा जा सकता है कि हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास 500 वर्षों के संघर्ष की कहानी बताते हुए रो पड़ते हैं। 500 वर्ष के त्याग तपस्या संघर्ष के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देता हूं। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते तो ये संभव नहीं था, योगी जी मुख्यमंत्री नहीं होते तो ये संभव नहीं था, क्योंकि योगी जी और मोदी जी ने जो कार्य और काम किया है, संघ विचार परिवार ने जो ये 2 महापुरुषों को जन्म दिया, जिसका परिणाम स्वरूप है आज भव्य दिव्य नव राम मंदिर का निर्माण भूतो न भविष्यति संभव नहीं था। राम मंदिर का आदेश कोर्ट देने के बावजूद भी आपने देखा होगा विपक्ष के लोग काला टेंट पहनकर और राष्ट्रपति के पास मे करके रो रहे थे कि इस राम मंदिर से बीजेपी को लाभ और फायदा मिलेगा। क्या राम बीजेपी के हैं? क्या भगवान राम किसी एक दल, किसी एक पार्टी, किसी एक संप्रदाय के? राजू दास की आंखों से बहते हुए आंसू सिर्फ किसी संत की भावनाएं नहीं, 5 सदियों के तप, संघर्ष और प्रतीक्षा की गवाही है। वो कहते हैं कि रामलला का आज का वैभव उन अनगिनत भक्तों का फल है जिन्होंने बिना थके, बिना रुके आस्था का दीप जलाए रखा। उनके कांपते शब्दों में जिस पीड़ा और गर्व का संगम है, वही अयोध्या की असली आत्मा है, जिसे आज पूरा भारत अपने दिल में महसूस कर रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय इस शुभ घड़ी की पूरी कहानी बताते हैं। ये शुभ पर्व है, शुभ पक्ष है। राम जन्मभूमि मंदिर पर 10 फीट ऊंचा और 20 फीट लंबा ध्वज ऊपर धीरे धीरे चढ़ाया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी, माननीय सरसंघ चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डॉक्टर मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया और मुख्यमंत्री जी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। अनेकों जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। 25 नवंबर का ये उत्सव सिर्फ एक दिन नहीं, ये सदियों से चली आ रही राम भक्ति की पूर्णता है। अयोध्या आज दीपों से नहीं बल्कि लाखों दिलों की भावनाओं से चमक रही है। रामलला के दरबार में होने वाला ध्वजारोहण उन सभी भक्तों की प्रार्थनाओं का उत्तर है जो पीढ़ियों से इस पल का इंतजार कर रहे थे। अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वजारोहण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम चिट्ठी लिखी है। सीएम योगी ने लिखा है कि मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, 25 नवंबर 2025 को श्री अयोध्या धाम का नाम पुनः इतिहास के पृष्ठ पर स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन से ही श्री अयोध्या धाम में हो रहा हर कार्य प्रभु श्री राम के जीवन मूल्यों से प्रेरित है। मेरी यही कामना है कि धर्म ध्वजा की पुनर्स्थापना से प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धि का नया युग आरंभ हो। जय श्री राम। राम मंदिर पर धर्म ध्वजारोहण से पहले साधु संतों के अयोध्या पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अयोध्या पहुंचे कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने धर्म ध्वजा के महत्व को समझाया। सनातन में धर्म ध्वजा का अलग महत्व है और ये हम सभी सनातनियों के लिए बहुत बड़े पल हैं, गौरव के पल हैं, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो कि देश का भी गौरव है, जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ाया है, वो ध्वजारोहण करेंगे, वो भी अयोध्या में आके। वो चाहते तो वहीं बैठे बैठे भी कर सकते थे, पर ये उनके समर्पण का, धर्म के प्रति उनके हृदय में जो आदर है, उसके समर्पण का ये दर्शन है कि वो यहाँ अयोध्या आएंगे। और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं अयोध्या में उनसे पहले आया हूँ और वो यहाँ आकर मंदिर का संपूर्णता के प्रतीक ध्वजा का आरोहण करेंगे। ये हम सभी सनातनियों के लिए सौभाग्य का विषय है। अयोध्या सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने राम मंदिर ध्वजारोहण को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ध्वजारोहण कार्यक्रम का अभी तक कोई निमंत्रण नहीं मिला है। अगर निमंत्रण मिलेगा तो निश्चित तौर से राम मंदिर जाऊंगा, सारा काम छोड़ नंगे पांव जाऊंगा। राम मंदिर साथ ही उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी क्या कहती है, क्या करती है, दुनिया जानती है। कोई निमंत्रण नहीं मिला और निमंत्रण मिलेगा या जो भी व्यवस्था होगी अंदर जाने का, पास है या इनवाइटेशन है, निमंत्रण पत्र है, जो भी व्यवस्था के तहत एंट्री करने का वो मिलेगा तो मैं निश्चित तौर से जाऊंगा। सारा कारोबार छोड़कर नंगे पैर जाऊंगा। तो एसपी सांसद अवधेश प्रसाद का यहां पर यह बयान सामने आया कि सारे काम छोड़कर राम मंदिर जाऊंगा। तो निमंत्रण मिलेगा तो जाऊंगा। अवधेश प्रसाद ने यहां पर इस बात को कहा है, सारे काम छोड़कर राम मंदिर जाऊंगा। पाकिस्तान के सिंध पर राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया। क्या पता कल को सिंध भारत में वापस आ जाए। सभ्यता के हिसाब से सिंध हमेशा से भारत का हिस्सा। जमीन की बात करें तो बॉर्डर बदल सकते हैं। क्या पता कल को सिंध भारत में वापस आ जाए। राजनाथ सिंह ने यहां पर यह कहा है। सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। भारतीय संस्कृति का आकर्षण अब विदेशियों को भी अपनी ओर खींच रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक विदेशी युवती ने हिंदू रीति रिवाज से शादी कर सबका दिल जीत लिया। पूरा गांव इस अनोखी शादी का गवाह बना। देखिए रिपोर्ट। भारतीय संस्कृति विदेशी युवतियों को खूब भा रही है। इसी का नजारा उत्तरकाशी के भटवाड़ी के बारसू गांव में देखने को मिला, जहां लंदन की मेलोडी और रुद्रप्रयाग के अक्षय नेगी ने श्री वासुकी नाग देवता मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से 7 फेरे लेकर विवाह के बंधन में बंध गए। शादी की रस्में गढ़वाली परंपरा के हिसाब से संपन्न कराई गयी और दुल्हन को डोली में बैठाकर विदा किया। I feel so lucky to be here in this place in Vasu and being married to. खुशी हो रही है मुझे ये देखकर, काफी ट्रेडिशनल कल्चर से मैंने ये शादी करी है, हमने ये शादी करी है। आज मैं काफी खुश हूँ और मैं सोचता हूँ कि पूरा बासु गांव इस खुशी में हमारे साथ शामिल हुए हैं। शादी में कन्या पक्ष से आए 30 विदेशी मेहमान भी शामिल हुए। गांव के लोगों ने गढ़वाली परंपरा के हिसाब से बारातियों का स्वागत किया। इस दौरान विदेशी मेहमान भी ग्रामीणों के साथ पारंपरिक रासो नृत्य करते दिखाई दिए।
of Akshay, Negi, and Melody Larkins in Barsu. We are loving the experience of being in India and being in this region. And the welcome has been phenomenal. It's such a beautiful country, and we just feel so welcome here. भारतीय संस्कृति की खूबसूरती और उत्तराखंड की परंपराएं अब विदेशियों को भी आकर्षित कर रही हैं, जिसका उदाहरण अक्षय और मेलोडी की शादी है, जो उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने के सरकार के विजन को साकार कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। पौड़ी में जंगली जानवरों के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चौबट्टा खाल, श्रीनगर से लेकर कई इलाकों में गुलदार और भालू का आतंक है। ताजा मामला डोभाल डांडरी गांव का है, जहां गुलदार के हमले में एक बुजुर्ग महिला घायल हो गई। इसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां घटना के बाद पहुंचे वन विभाग के डीएफओ को ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। लोगों ने वन विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। मामले में डीएफओ पौड़ी का कहना है कि इलाके में घूम रहे गुलदार को पकड़ने के लिए टीमें तैनात कर दी गई।